अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। मिनी बजट ले आया गया और 170 अरब रुपए के नए टैक्स जो हैं वो लगा दिए गए हैं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF की जो शराइत हैं उनको पूरा करने के लिए ये ज़रूरी था। हुकूमत जो है उसके सामने ऑप्शन जो है बज़ाहिर लगता है कोई नहीं है, और ये ऑप्शन भी ऐसा है कि अगर करते हैं तो खाई है और नहीं करते हैं तो खड्डा है। लेकिन अगर करते हैं और खाई में गिरते भी हैं तो इस बात की यकीन दहानी भी नहीं है कि उसके नतीजे में कोई जगह खड़े होने की मुयस्सर आ जाएगी। IMF का जो वफ्द पाकिस्तान आया हुआ था, जाहिर है इसके दो हिस्से हैं, एक पॉलिसी और एक बोर्ड। जो पॉलिसी के लोग हैं ये 2+2=4 के लोग होते हैं, और ये यही बातें यहाँ पर कर चले गए हैं। उन्होंने पाकिस्तान का जो सर्कुलर डेट है उसके हवाले से कहा है कि आपका जो रोड मैप है वो दुरुस्त नहीं है। इसी तरीके से वो ये कह रहे हैं कि प्रिलिमिनरी जो आपका खसारा है वो भी ठीक नहीं है। अब मामला जाना है बोर्ड के पास। बोर्ड जो है वो सारा सियासी है, और दो चीज़ें रूनुमा हुई हैं। एक ये कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन के DG राफेल मारिनो ग्रोसी वो पाकिस्तान के 2 रोज़ा दौरे पर आए हैं, और दूसरी जानिब अमेरिका का वफ्द जो है वो अमेरिकी महकमा खारजा के कौंसलर डेरेक शोरले की क़यादत में पाकिस्तान आ रहा है। ये चीज़ें जो हैं ये आपस में किस तरीके से कोइंसाइड करती हैं। पाकिस्तान की मईशत को अगर IMF का ये तड़का लग जाता है तो लिहाजा मईशत स्लो डाउन होगी, महंगाई का एक तूफ़ान आएगा, और जो अफरात ज़र की शरह है वो इन 6 माह के दौरान जो है वो 35 से 40% तक जाने की बात की जा रही है। जाहिर है कि जो 17% से 18% सेल टैक्स किया गया है उसके नतीजे में हर चीज़ महंगी होगी। लग्जरी आइटम्स के ऊपर 25% तक टैक्स किया जा रहा है। इसके साथ साथ जो हवाई टिकट है बिज़नेस क्लास और फर्स्ट क्लास उस पर 50,000 रुपये या टिकट की मालियत का 20%। इसी तरीके से शादी हॉल जो है उन पर 10% टैक्स लगाया जा रहा है। सीमेंट जो है उसके ऊपर फेडरल एक्साइज ड्यूटी 1.5 रुपये से बढ़ा के 2 रुपये की जा रही है। ये तमाम इक़दामात जो हैं वो इस बात का इजहार कर रहे हैं कि ये सिर्फ 170 अरब रुपये के टैक्स नहीं होंगे, और इसके असरात जो हैं वो क्या होंगे। ज़ाहिर है जब आप बिजली की सब्सिडी आपने ख़त्म कर दी, गैस की कीमत बढ़ा दी, रॉ मटेरियल है इंडस्ट्री का, आपकी बरामदात जो हैं वो गिरेंगी, इंडस्ट्री जो है उसमें मुकाबलती रुझान जो है वो कम होगा, असरात जो हैं वो होंगे, बेरोज़गारी बढ़ेगी। और इसके साथ साथ ये भी देखना है कि मसला आपका ये नहीं है कि आपके पास रुपए नहीं है, रुपए तो आप प्रिंट भी कर लेंगे। आपका असल मसला ये है कि आपके पास डॉलर्स नहीं है। डॉलर्स बढ़ाने के लिए क्या इक़दामात जो हैं वो किए जाएंगे, और उसके नतीजे में कि LCs खुल सकें और पाकिस्तान की जो ज़रूरियात हैं वो पूरी हो सकें। असल क्राइसिस इस चीज़ का है। पाकिस्तान आज जिस मुकाम पर है इससे पहले इस जगह पर कभी नहीं था। ये कभी नहीं हुआ कि आपके पास 15-20 दिनों के दरामद के पैसे हों और आप जो हैं इस तरीके से मिन्नत और तरला कर रहे हों, और वज़ीर आज़म से लेके नीचे तक हर शख्स के कि IMF हमें नाक से लकीरें जो है वो निकलवा रहा है। ये कसूर जो है पॉलिसी साज़ों का है, ये कसूर जो है वो अशरफिया का है। पाकिस्तान की तारीख़ पर नज़र डालिए और जायज़ा लीजिए कि पाकिस्तान के वज़राए ख़जाना कहाँ से आते रहे हैं, उनकी कनेक्टिविटी जो है वो क्या रही है, उसके नताइज जो हैं फिर यही निकलने थे जो अब निकल रही हैं। लेकिन असल सूरत हाल ये है कि आज भी कोई पॉलिसी फ्रेमवर्क उस नौइयत का नहीं है। ये वो सूरत हाल है जिस पर करेंगे बात। आपका अपने मेहमानों से तारुफ करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं नुमान वज़ीर खटक साहब, मुमताज़ सनतकार हैं, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से वाबस्ता हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब मुमताज़ तजिया निकार हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान इकबाल शेख साहब सदर हैं FPCCI के, और हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद बाबर खान साहब, चेयरमैन हैं पाकिस्तान हौजरी मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के। इरफान इकबाल साहब, ज़रा आपसे शुरू करता हूँ। आप पाकिस्तान के एवानाए सनत व तजारत के करता धरता हैं। ये जो अब मिनी बजट का रेला आया है इसमें
क्या गौते लगने हैं, या आपको लग रहा है कि इसके नतीजे में हम ये तवक्को करें कि आईएमएफ जो है वो कोई हमारे सर पर शफकत का हाथ रखेगा और हम इस मुश्किल से निकलेंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि आपने बताया कि जो हमारी मीटिंग चल रही थी, हेलो, तो हमारी जो मीटिंग चल रही थी, जी। उस मीटिंग से अभी तक आईएमएफ ने कोई किसी किस्म का प्रॉपर जवाब नहीं मिला। हमें अभी तक ये नहीं पता चला कि जी उन्होंने ये ऑर्डर्स कर दिए हैं, अगर आप इसको कंप्लीट कर देंगे तो वो आपकी बात मान लेंगे। ये कोई चीज क्लियर नहीं है, और अनफॉर्चुनेटली पिछले 4-5 माह से ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमारी डायरेक्शन कोई क्लियर कट नहीं है, हमें किसी चीज का पता नहीं चल रहा और हमें बताया भी नहीं जा रहा, जिसकी वजह से आप अनसर्टेनिटी इतनी ज्यादा फैल चुकी है कि किसी चीज को आप प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे और आप अपनी बिजनेस स्ट्रेटेजी नहीं बना सकते। और जब बिजनेस स्ट्रेटेजीज नहीं बनती तो फिर आपके बिजनेस जो है ना उनको सफर करते हैं। पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि इन्होंने कहा थी कि 170 बिलियन का हम आपको और एक अपना दचका देने लगे हैं। हमें अभी तो उन्होंने देना है, आज उन्होंने बयान करना है कि किस किस चीज पे लगाएंगे। मेरे ख्याल में उन्होंने कहा थी कि हम 17% की बजाय 18% कर रहे हैं जीएसटी। ये कोई अपना मेरे ख्याल में ड्यूटी बढ़ा रहे हैं, कोई आरडी बढ़ा रहे हैं, कुछ नहीं, इसके बाद कोई। वो तो उन्होंने सब बता दिया है इरफान इकबाल शेख साहब। वो तो बिजली के शोबे की इस्लाहात ऑलरेडी आ चुकी हैं, गैस की बिजली कीमतें की बढ़ आ चुकी चुकी है, हैं। गैस की आ चुकी है, पेट्रोल की आ चुकी है, वो पहले दस्खत दे चुके हैं। अच्छा, अब लग्जरी आइटम के 170 ऊपर का। 25% टैक्स। जी। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, हमारा ऊपर 32.7 गवर्नमेंट खुद कहती है कि जी इन्फ्लेशन रेट है, गवर्नमेंट खुद मानती है। और मेरा अपना ख्याल है कि इट्स फैक्चुअली ये इससे ज्यादा है, 40 और 50 के दरमियान कहीं है। और दूसरी बात है कि इन्फ्लेशन इरफान शेख साहब, आपकी आवाज़ नहीं सही आ रही, उनसे दोबारा रब्ता करते हैं। इसमें नुमार वज़ीर खटक साहब, ये फरमाइएगा कि आपको क्या लगता है कि मामलात बेहतर हो सकते हैं? देखिए नदीम, बात यह है कि आईएमएफ हो या ना आईएमएफ हो, आपका मुल्क डूबता चला जा रहा था। आपके जो फॉरेन लोन्स हैं वो आपके बन गए हैं कोई 132 अरब डॉलर के, और ये हर साल 10 से 20 अरब डॉलर ऐड होता जाता है। हमें खुद चाहिए था कि हम लोग हुकूमतें या सारे गवर्नमेंट, जिसकी भी गवर्नमेंट है, वो सोचते कि इस हमने ये कर्ज को कैसे वापस करना। सिमिलरली हमारा सर्कुलर डेट, बिजली के जैसे आपने बात की, ये हर साल बढ़ते बढ़ते अब 4000 बिलियन रुपए का सर्कुलर डेट है, जो बढ़ता जाता है हर साल 500 से 1000 बिलियन इस पे ऐड होता जाता है। बाकी जो आपकी चीजें हैं, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस है, 1300 अरब रुपए का नुकसान करते हैं। हमें चाहिए तो इसको ठीक कराते, इसको सही करते, इसको कम करते, इसको प्राइवेटाइज करते या जो भी करते। वो कुछ भी हमने नहीं किया चीजें। तो आईएमएफ जितनी भी बातें करता है बिल्कुल सही बातें करता है। ये पाकिस्तान की मुफाद की 95% बातें इसकी सही है, पाकिस्तान की मुफाद की बातें। बल्कि मैं तो इससे आगे चलूंगा, इससे ज्यादा स्ट्रिक्ट मेजर्स हमने लेने हैं अगर मुल्क को बचाना है। मुल्क बचेगा तो सियासत होगी, सियासत कोई फायदा नहीं सियासत का जब तक मुल्क नहीं बचेगा। तो ये हरकतें आपने करनी है। अब जहां तक आता है कि यूएस की इंटरवेंशन, मैं आपको एक चीज आपको बताता हूँ, बाकी जितने हमारे लोग साथी डिस्कशन में है, कि आईएमएफ की अपनी एक इंटरनल रिपोर्ट है जिसके अंदर ये कहा जाता है कि जी दो मुल्क हैं जहां यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका अपना इन्फ्लुएंस यूज करता है आईएमएफ के ऊपर। वो कौन से दो मुल्क? फिलीपीन और पाकिस्तान। यूएस का इन्फ्लुएंस आईएमएफ पर है, इनकी अपनी आईएमएफ की रिपोर्ट थर्ड पार्टी रिपोर्ट ही करती है। तो ये इसने करना ही करना है। जहां तक इसका हमारा हक बनता है, ये हमारा स्पेशल ड्राइंग राइट्स हैं, ये इसके आईएमएफ के पास ये हमारा राइट बनता है। इसके बेगारी की तरह मुंह लटकाकर सामने बात करने की जरूरत नहीं है, या वो शीपिश बाइट हमारे मिनिस्टर साहब दे रहे होते हैं वहां बैठे, उनके सामने सारे बैठे। ये आपका राइट बनता है, और आप जरा जरा तहजीब के दायरे में और जरा सीना तान कर बात करें। ठीक है, आप मांग रहे हैं पैसा, आपका राइट बनता है। अब ये हुआ इस तरह। अब बजट जो आज अनाउंस हो, बड़ा हैरानकुन बजट। ठीक है, 170 बिलियन चाहिए बिल्कुल चाहिए, इससे ज्यादा चाहिए बल्कि। लेकिन आपने क्या किया? नुमान साहब, जी नुमान साहब, मैं इस पर आपकी राय लेता हूं, लेकिन मैं ज़रा ओपन कर लूं ये सारा, फिर हम इस पर फिर बढ़ते हैं।
इसमें जनरल साहब ये फरमाइएगा कि जाहिर है पाकिस्तान की इस वक्त मईशत की ये सूरत हाल है और IMF का जो ये पॉलिसी लेवल का ये जो वफ्द आया हुआ था ये गया है, ये कोई इतना एश्योरेंस देकर नहीं गया, ये एक मैथमेटिकल मामला है। अब लिंक लोग कर रहे हैं इसको इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन के DG जो हैं राफेल मैरिनो ग्रोसी के साथ, कि वो पाकिस्तान के 2 रोज़ा दौरे पर आए हैं और उनका ताल्लुक जो है वो नॉन प्रोलिफरेशन और डिसआर्मामेंट से है। अब इसके साथ साथ जो अमेरिका का वफ्द आ रहा है, जाहिर है वो कौंसलर डेविड शोरले की क़यादत में 17 फरवरी को अब आ रहा है, आर्मी चीफ से भी मिल रहा है, बाकी लोगों से भी मिल रहा है। आज DG साहब ने भी प्राइम मिनिस्टर, वज़ीर ख़ारजा, बाकी लोगों से मुलाकात की और उधर भी होगी। आप कैसे ये जो बात हो रही है कि इस वक्त पाकिस्तान में सिक्योरिटी के मामलात जो हैं उनको भी सवालिया निशान बनाया जा रहा है? देखिए, इसके साथ एक और चीज़ लिंक कर लीजिए, मेरे ख्याल आज शायद ख़त्म हो जाएंगे। पाकिस्तान और अमेरिका के वाशिंगटन में स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी डायलॉग्स भी हो रहे हैं। ये तो इसका एक जो इंटरप्रिटेशन जो है, जो आमतौर पे इस वक्त लोगों को परेशान कर रही है, वो ये है कि चूंकि पाकिस्तान इस वक्त, जिस तरह अभी नुमान साहब भी फरमा रहे थे, बिल्कुल एग्री करता हूँ कि हमारे जो कर्जा जात हैं इसके तो बढ़ चुके हुए हैं कि हम उसको वापस करने के काबिल नहीं हैं। अपनी हम किटी हमारे पास है नहीं कि हम चला सकें। हमारे मामलात इतने ख़राब हो चुके हुए हैं कि हम IMF अभी भी इंतज़ार कर रहा है, वाशिंगटन जाके बैठ गया, फैसला वहाँ पे होंगे। फैसले दरअसल वाशिंगटन में ही होंगे, जैसे भी होंगे। और अभी जो बात हुई थी कि उनकी इंटरनल रिपोर्ट है, बिल्कुल सही है। ये दुनिया के जितने भी बड़े मालियाती इदारे हैं उनका मेजर शेयर होल्डर तो अमेरिका है और अमेरिका का इन्फ्लुएंस भी है उनके ऊपर, और वो इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करता है अपने मकसद के लिए, आर्म ट्विस्टिंग करता है अपने मकसद के लिए। अब इसको कैसे आप देख सकते हैं? एक तो जो तशवीश का इजहार किया जा रहा है कि शायद अल्लाह ना करे कि वो पाकिस्तान से कहने आए हैं कि आप अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम कैप कर दें या इसको हमारी तहवील में दे दें, हम आपको कितने पैसे दे देंगे, आप अपना काम चलाइए। अगर आपको याद हो तो आज से कुछ पहले जब ये जमहूरियत नई नई आई थी तो एक बात चली थी कि उस वक्त के सदर ने कहा था कि हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम आप ले लें, हमसे $100 बिलियन हमें दे दें। फिर ये बात भी चलती रही कि पाकिस्तान दहशतगर्दी का शिकार मुल्क है और खुदा न खास्ता हमारे जो न्यूक्लियर असासे हैं वो दहशतगर्दों के हाथ में लग जाएं। अब फिर दोबारा जब वो आप पाकिस्तान की माली हालात की बात करते हैं, पाकिस्तान के अंदरूनी खलफशार की बात करते हैं, तो बैकड्रॉप में ये न्यूक्लियर का रेफरेंस जरूर आता है बीच में। इसमें जनरल साहब एक सवाल है, सवाल ये है कि इस बारे में खदशात का इजहार किया जाता रहा है और मैं डॉक्टर हफीज़ पाशा को यहाँ पे कोट करूँगा और उन्होंने ये बात कही थी और इस खदशे का इजहार किया था कि इस हद तक जाया जा सकता है। और अब जो साहब तशरीफ़ लाए हैं उनका चूँकि स्पेशलाइजेशन ही नॉन प्रोलिफरेशन और डिसआर्मामेंट से है, तो फिर वो इन खदशात को मज़ीद तक़वियत देना शुरू कर देता है। ये एक बहुत अलार्मिंग सिचुएशन नहीं है? जी बिल्कुल, मैं उसी तरफ आ रहा था आपसे। अब इसको देखिए कि पाकिस्तान इसको हैंडल कैसे कर सकता है। नंबर एक, हमें इस बात में कभी कोई शक नहीं रहना चाहिए कि पाकिस्तान का कोई भी पॉलिसी साज हो, चाहे वो सियासी तल्लुक रखता हो, चाहे वो मिलिट्री से हो, चाहे किसी और शोबा से हो, किसी में इतनी जुर्रत हिम्मत नहीं है कि वो पाकिस्तान की इतनी बड़ी जो काबिलियत है उसको किसी के हवाले कर दे चंद पैसों के लिए। और ये कोई गारंटी नहीं है कि जिससे यूक्रेन के साथ हुआ आपसे वो ये आपकी ये काबिलियत भी ले लें और कल आपको वो भेड़िए के आगे भी फेंक दे। ये नहीं हो सकता। ये इसलिए नहीं हो सकता कि ये किसी एक की मिरास नहीं है, ये कोई बादशाहत नहीं है कि एक आदमी उठेगा ये कह देगा जी हमें देने लगा हूँ। ये 22 करोड़ अवाम का मुल्क है, ये 22 करोड़ अवाम इसके मुहाफिज हैं और ये हो नहीं सकता। ये इस खदशात का इजहार तो किया जाता रहा है, हम खुद भी इस बात की बात करते रहे हैं, लेकिन आपको यकीन रखिए कि कोई शख्स, मैं ये कह रहा हूँ इसको कैपिटल में लिख लें, ये जुर्रत नहीं कर सकता, ना ये हो सकता है। पाकिस्तान से डिमांड जरूर की जा सकती है इस किस्म की, लेकिन पाकिस्तान ने पहले भी इस पर खड़ा हुआ है और अब भी खड़ा रहेगा। ये पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में पाकिस्तान के ऊपर दबाव ये पहली दफ़ा नहीं आ रहा। जलज़िया के वक्त से शुरू हुआ, भुट्टो के ऊपर पड़ा, उसके बाद जनरल वहीद काकड़ का मैं एक छोटा सा किस्सा सुनाना चाहता हूँ आपको।
अमेरिका के विजिट पे गए, जाने से पहले जो बातें तय हुई थी उसमें जनरल वहीद काकड़ ने कह दिया था कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम डिस्कस नहीं होगा। लेकिन जब वो वाशिंगटन पहुंचे तो उस वक्त के डीए थे जो पाकिस्तान के, उन्होंने कहा जी कि बहुत ज्यादा हम पे जोर था तो हमने ये शामिल कर लिया है। जनरल वहीद काकड़ ने उसी वक्त कहा कि मेरी सीट वापसी की बुक कराएं, मैं ये प्रोग्राम डिस्कस करने को तैयार नहीं हूं, मैं ये बात करने को तैयार नहीं हूं, नहीं होगी बात ये। और अमेरिकन हुकाम को पीछे हटना पड़ा, बात नहीं हुई इसकी। बात कहने का मकसद ये है कि खदशात का इजहार ठीक है, अपनी जगह पर मसाइल हैं पाकिस्तान के, बहुत बड़े मसाइल हैं, लेकिन ये ऐसी एक चीज है जिसके ऊपर पाकिस्तान ने पहले कभी समझौता नहीं किया, नहीं किया और ना करेगा। मुझे एक ब्रेक लेना पड़ रहा है। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी है, वक्त हुआ एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का। मिलते हैं इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक। अच्छा, अब इरफान इकबाल साहब ये फरमाइएगा, मैं आपसे ये पूछ रहा था कि बुनियादी तौर पर जो आपकी बिजनेस कम्युनिटी है, सनतकार कम्युनिटी है, ताजर कम्युनिटी है, वो ये जो 170 अरब रुपए की बात तो की जा रही है, लेकिन जाहिर है इम्पैक्ट ज़्यादा है और इसमें दीगर अवामिल जो हैं वो भी शामिल नहीं है। वो इसको कैसे ले रहे हैं? देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था, एक्चुअली पाकिस्तान की जो सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान के ऊपर 130 बिलियन का लोन है, ठीक है, और हमने अगले साल में 65 बिलियन हमने लौटाने रीपे करने, और उस हिसाब से हमें हर साल 20 से 22 बिलियन डॉलर हमें देना, रीपे करना। और हमारे पास, आपको पता ना, हमने कभी पॉलिसी बनाई है कि हमने इंपोर्ट करनी कितनी है, हमने कोई उसका पे खत्म करना है, 55 पे खत्म करना है, 60 बिलियन पे खत्म करना है, हमने क्या करना है, हमारी कोई क्लियर कट पॉलिसी नहीं है, जिसकी वजह से जितने भी इम्पोर्टर्स हैं उनको कह दिया गया जी इम्पोर्ट कर सकते हैं। तो जब उनके कंटेनर्स आ गए और हजारों के हिसाब से आ गए तो फिर इनके पास तो पेमेंट नहीं थी, ना इन्होंने सोचा था पहले उसके बारे में। ये एक्चुअली इस तरह से है कि मैं बिफ्ता साहब की बात को मैं मानता हूँ कि बिफ्ता साहब ने उसको भी कहा था कि इस डॉलर को ओपन कर दिया जाए ताकि हम अपनी चीजों को कर दे, वरना हम बंद गली में फंस जाएंगे, और हम बंद गली में फंसे। जब हमारे पास 29 बिलियन आया तो हमें होश आया कि भाई कहाँ पहुंचे, हम तो अब नहीं कर सकते। तो ये सारी चीजों की जड़ जो है ना, ये प्लानिंग है, जो प्लानिंग हमने सही नहीं की है, नंबर 1। नंबर 2, तो इसमें यहाँ पे आपको पता कि आपकी जो रेमिटेंस थी वो भी तकरीबन 20% के करीब उसके ऊपर इफेक्ट आ गया, क्योंकि पहले 31 बिलियन हुई थी और इस बार जो मुझे लग रहा है ये 25-26 बिलियन से 27 बिलियन से ऊपर नहीं है। उसकी वजह यह है कि हमारा डॉलर का फर्क जो है ना बहुत ज्यादा था, हमने अब किया इसको और अब कुछ थोड़ा सा बेहतर हुआ है। अदरवाइज पहले यही था कि सब लोग हुंडी पे भेज रहे थे, तो आपके रेमिटेंस में काफी ज्यादा डिक्लाइन आ गया था। आपकी एक्सपोर्ट दुनिया में एक रिसेशन है जिसकी वजह से कम हो गई है और उसकी वजह से सब जगह इसका इफेक्ट आया हुआ है। तो पाकिस्तान पे भी आपकी एक्सपोर्ट का इफेक्ट आएगा और आप उसमें इस वक्त तक तकरीबन 24% डिक्लाइन पे हैं, डिक्रीज पे हैं। तो मैं समझता हूँ कि सारी चीजें जो ना एक बर्डन आप 170 जब इसके ऊपर और आएगा और पहले भी आपने टैक्स इतने लगाए हैं, तो ये सारे टैक्सेस जब एक्यूमुलेट करके जब बनेंगे तो हमारा कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस तो पहले ही बहुत ज्यादा है। तो हम तो पहले ही बांग्लादेश से तकरीबन को 22% में करीब ज्यादा है। तो अब जब हम ये करेंगे तो ये हमारा ऊपर और इफेक्ट आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस इफेक्ट आ जाएगा। मैं आता हूँ इरफान इकबाल शेख साहब। मोहम्मद बाबिर खान साहब, ये फरमाइएगा, आप चूंकि बरामद कुनंदगान से हैं, ये सारी सूरत हाल जो है आपको क्या लगता है? असल मसला तुम्हारा डॉलर्स का है। डॉलर्स बुनियादी तौर पे या तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आए या आप बरामदात जो है उसमें इजाफा हो। अब इन इकदामात के नतीजे में आप लोग खुद को कहाँ खड़ा हुआ देखते हैं? देखिए, असल चीज ये है कि आपने कहा कि डॉलर का ही प्रॉब्लम है और डॉलर आएंगे या तो एक्सपोर्ट बढ़ाने से या एफडीआई से, तो दोनों तरफ तो गवर्नमेंट की तवज्जो नहीं है। गवर्नमेंट की तवज्जो तो भीख मांगने के ऊपर है। अच्छा, और जो कहते हैं, आप देखिए कि डॉलर कमाने के लिए एक्सपोर्ट बढ़नी चाहिए, तो एक्सपोर्ट के लिए को तो आप और तंग कर रहे हैं।
आप गैस के बिजली के रेट अगर आप बढ़ा देंगे तो वो रीजनल कंपटीशन में फिर आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। जब कॉस्ट बढ़ जाएगी तो आप जो है फिर एक्सपोर्ट आपकी कम होगी। तो इस वक्त हमें ये चाहिए कि हम किसी तरीके से एक्सपोर्ट को बढ़ाएं ताकि हम IMF जंगल से निकलना शुरू हो। उस पर तवज्जो नहीं है। आप ये कोशिश नहीं कर रहे कि किसी तरह से एक्सपोर्टर्स के मसाइल हल हो, वो मोर कॉम्पिटिटिव हो, हमारा कंट्री जो है वो मोर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हो, इंपोर्ट ओरिएंटेड के बजाय। और आप जो भीख मांगते फिरते हैं, पूरी कोशिश होती है बस IMF से लोन मिल जाए, फला से लोन मिल जाए, फला से लोन मिल जाए। भाई ये आप कोशिश क्यों नहीं कर रहे कि आप एक्सपोर्ट बढ़ाएं, आप अपने मुल्क को कॉम्पिटिटिव बढ़ाएं, एक्सपोर्टर्स को आप मजबूत करें। आप मजबूत इस सेंस में करें कि जी आप उनको लेवल प्लेइंग फील्ड दें कि भाई वो रीजनल कंट्रीज से अपने कॉम्पिटिटिव कंट्रीज से मुकाबला कर सकें। आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ा देते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ाते हैं तो सेलिंग कॉस्ट बढ़ जाती है, तो सेलिंग कॉस्ट बढ़ जाती है तो बायर जो है फिर वो भाग जाता है यहाँ से। तो ये जो मुस्तकिल जो एक रवैया है गवर्नमेंट का कि आप भीख मांगो और डॉलर लाओ, बजाय इसके कि भाई $1 बिलियन $2 बिलियन के लिए लड़ते रहते हो। आप जो है 10%, 20%, 25% एक्सपोर्ट की ग्रोथ करो, IT एक्सपोर्ट की ग्रोथ करें, उस पर तवज्जो दें, लॉन्ग टर्म प्लानिंग करें, उसमें कोई तवज्जो नहीं है। अभी गैस की प्राइस बढ़ा देंगे। मैं आता हूं बाबर खान साहब जी। अच्छा, नौमान वजीर साहब ये फरमाइएगा, आप जरा इस पे बात करते हैं कि असल चीज अब ये है कि एक तरफ तो ये सनतकार बता रहे हैं, फेडरेशन के सरबराह बता रहे हैं, मसला यह है कि अवाम भी तो कोई चीज़ है कि नहीं है, एक डिस्कनेक्ट है। आपने 17 से 18% कर दी सेल टैक्स की शरह, वो सारी की सारी आगे पहुंचन होगी। और महंगाई में क्या अब गौते जो खा रहे हैं, बच गए ना बचे आपकी किस्मत। देखिए, ये तो एक फैक्ट है कि महंगाई आना है, और अगर आपने मुल्क को संभालना है और बचाना है तो ये तो इंक्रीज होना है। सेल टैक्स में 1% इंक्रीज किया, बाकी चीजें, लेकिन कोशिश वो तो जो टारगेट सब्सिडी गरीबों को देनी है उसकी तरफ देखना चाहिए ना, जो बिल्कुल लोअर सेक्टर ऑफ सेगमेंट ऑफ सोसाइटी, उसको देखना चाहिए। वो कुछ हद तक इसने BISP को 350 से 400 बिलियन कर दिया, 50 बिलियन ज्यादा कर दिया, लेकिन बाकी चीजें जो PTI की गवर्नमेंट कर रही थी, वो चीजें जो थी ना अवाम के लिए थी, गरीबों के लिए थी, वो इसमें फिर भी मिसिंग है। तो उस चीज को कवर करने के लिए अब क्या क्या इन्होंने लग्जरी आइटम पर इन्हें ठीक है सेल टैक्स ज्यादा किया। मैं पिछले दिनों पेशावर के 2 बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर में गया, हर एक चीज, डॉग फूड, कैट फूड, बिस्किट्स, चॉकलेट, सारी इंपोर्टेड पड़ी हुई है। इन चीजों को रोके ना, अपना फॉरेन एक्सचेंज इसको रोके, क्यों इंपोर्ट करते? आपने क्या किया? आपने उसको सेल टैक्स 25% कर दिया। इससे नहीं रुकना, इससे फिर भी आपका डॉलर जाना है। आपने टेरिफ एंड नॉन टेरिफ मेजर्स लेने। इंडिया क्या करता है? WTO की वायलेशन नहीं करता, लेकिन नॉन टेरिफ मेजर ले लेता है। नॉन टेरिफ मेजर आप स्टैंडर्ड्स बना सकते हैं पाकिस्तान के अंदर, उस तरह इंडिया कर रहा होता है। आप क्या करते हैं? इन्होंने क्या किया, स्टेट बैंक ने रिसेंटली क्या किया कि LCC एस्टेब्लिश होनी नहीं दी। LCC जो कारखानों का रॉ मटेरियल है उसको तो रोक दिया कि इसकी LCC ना खुले, ये इंपोर्ट ना हो। लेकिन ये बिस्किट, डॉग फूड, कैट फूड, ये चीजें ये आनी शुरू हुई। इस लग्जरी आइटम्स के ऊपर आपने सेल टैक्स ज्यादा नहीं करना, वो तो किया आपने जो थोड़ा बहुत किया, लेकिन नॉन टेरिफ मेजर्स आपने लेने हैं। इसके अंदर आपने LCC को एस्टेब्लिश ही नहीं होने देना। एक तो ये बात। दूसरी, जनरल साहब ने एक बात की कि ये एटॉमिक उसका हमारा, मैं बिल्कुल हम साथ हूं, इसका कोई भी मेन फैसला नहीं कर सकता। लेकिन अब हुआ क्या पास्ट में, जब से इसहाक डार साहब आए तो दोनों, इसहाक डार साहब और नवाज शरीफ साहब, दोनों ने मिलकर, मेरे नजरिए में क्या है, ये मुल्क को इतने बुरे हालत में लिया है कि आपको बड़े मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे। मुल्क बचेगा तो आपका एटॉमिक चीजें भी बचेंगी। इन्होंने तो जानबूझकर इतना खराब किया। अब मुझे पाकिस्तान में इन 2 लोग, इसहाक डार और नवाज शरीफ के सिवा कोई आदमी मुझे बता दें कि करेंसी को फ्लोट होना क्यों रोका, क्यों आकर इन्होंने कहा आर्टिफिशियली हम इसको 200 पर लाएंगे। ये 200 पर ला भी नहीं सके और इसको लोअर 225 पर पकड़ा रखा, जिसकी वजह से हमारा फॉरेन रेमिटेंस बड़ा इफेक्ट हुआ। 500 मिलियन हमारा इफेक्ट इस महीने आपका जो 2.9 बिलियन आता था डॉलर्स का, नदीम साहब, जनरल साहब, 2.9 बिलियन आता था। इस साल 2 बिलियन से भी गिर गया इस महीने, इतना गिर गया बिकॉज ऑफ आर्टिफिशियली आपने क्या। तो ये जानबूझकर मुल्क को तबाह करना चाह रहे थे कि इतनी बुरी हालत में आ जाए कि आपको कोई एटॉमिक पर कोई फैसला करना है। अभी भी जो मेजर्स लिए हैं, दे आर नॉट इनफ। आई कैन अश्योर यू, मतलब मैं तो पाकिस्तान भर में फिर रहा हूँ, देख रहा हूँ, और इकोनॉमी पर भी मेरी नजर है।
ये मेजर जो है ना, आपका फॉरेन एक्सचेंज चाहिए, वो आपके पास आ ही नहीं रहा। आपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट की तो बात की, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन क्या है? इंपोर्ट जो चीजें हो रही है उसकी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन करें, उसको पाकिस्तान में बनाए। HRC कॉइल में आपको बात बताऊं जी, कराची में बड़ा बनता है, सारा इंपोर्ट हो रहा है, वही उसका प्लांट आप क्यों नहीं लगाने देते? 3-4 बड़े स्टील मैन्युफैक्चरर्स गए, उसके पास कहें जी उसको लगाने की इजाजत है, आज तक वो इजाजत नहीं मिली। बहुत ज्यादा ऐसी चीजें जो इंपोर्ट हो रही है उसको आपने रोकना है। हो सकती थी। नुमान साहब मैं आता हूं, क्योंकि जनरल साहब ने जाना है। जनरल साहब अब सवाल ये है आपसे फिर दोबारा कि ये जो अमरीकी वफ्द का दौरा है और ये जो IAEA के DG का दौरा है और उसके बाद IMF की जानिब से भी कोई ऐसी यकीन दहानी नहीं है, हमारी बेताबी, हमारी बेकरारी जो है वो 7वें आसमान पर पहुंची हुई है। तो आप इन सारी चीज़ों को इकट्ठा करके देखें तो फिर खदशात की क्या सतह रखी जाए? देखिए, खदशात तो हैं अपनी जगह पर, और पाकिस्तान को इसके बारे में, पाकिस्तानियों को मैं कहूँगा, फिक्रमंद भी होना चाहिए। और ये डार साहब ने पहली दफ़ा नहीं किया। जब 12 अक्टूबर 1999 हुआ था तो पाकिस्तान के साथ सिर्फ, पाकिस्तान के पास उस वक्त सिर्फ $200 मिलियन रह गए थे। $200 मिलियन का पाकिस्तान टोटल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था पाकिस्तान का। पाकिस्तान वहां से उठा है दोबारा। तो मैं आपसे यस कर रहा हूं कि खदशात अपनी जगह पर, लेकिन पाकिस्तान की रिजिलियंस अपनी जगह पर। बिल्कुल सही कह रहे हैं मेरे दोस्त, इकॉनमी में इतनी नहीं समझता, लेकिन मैं एक बात आपसे अर्ज कर दूं कि आप जो सिर्फ अगर बाहर से अपने जो फूड आइटम मंगाना बंद कर दें, $12 बिलियन से ज्यादा की इंपोर्ट है आपकी फूड की, अगर आप उसको बंद कर दें तो आपके मामला बेहतर होने शुरू हो जाएंगे। आप सब कुछ काम करें, अपने एग्रीकल्चर को पकड़ें। आप, ये वो चीज है जो आपको साल के अंदर अंदर रिजल्ट देना शुरू कर देगी। शुरू तो करें किसी जगह से। और ये बिल्कुल सही कह रहे थे बाबर साहब, कोई पॉलिसी नहीं है, कोई स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन नहीं है हमारी इकोनॉमी की। हमें खड़ा होना पड़ेगा आज। और इस सारी इकोनॉमी की आप बात करते हैं, करते रहें आप इसको। जिस दिन तक पाकिस्तान में सियासी स्टेबिलिटी नहीं होएगी, आपकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी दूर दूर तक निशान नहीं होगा इसका। अच्छा जी, अब इसमें बाबर खान साहब ये फरमाइएगा कि जो हालिया इक़दामात हैं उसके नतीजे में आपका शोबा जो है वो उसके मुतासिर होने के कितने खदशात हैं और उसमें बरामदात पे कितना बुरा असर पड़ेगा? देखिए, अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी तो बरामदात पे तो इफेक्ट पड़ेगा ना। बाहर तो 5 सेंट 10 सेंट के लिए यहाँ से चला जाता है। अगर अभी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी, नए सेल्स लगेंगे, लोकल प्रोडक्शन, लोकल मटेरियल कॉस्ट भी बढ़ेगी, इम्पोर्ट मटेरियल कॉस्ट भी बढ़ जाएगी, तो जाहिर है कि ये तो बहुत बड़ा खतरा है कि बरामदात और कम से कम होती चली जाएंगी। पिछली गवर्नमेंट के दौर में 25% बरामदात बढ़ी थी पाकिस्तान की। अब जो कहते हैं वैसे ही इंटरनेशनल रेस्ट्रिक्शन है, और फिर ये अगर पॉलिसी सही नहीं की गई तो बरामदात और जो कहते हैं कम होती चली जाएंगी, और ये फिर डॉलर और कम आएंगे। मुल्क का वही मसला बढ़ता ही चला जाएगा खत्म होने के बजाय। इस पर बैठ के गवर्नमेंट को चाहिए, कोई भी पॉलिसी लाने से पहले, IMF से मुज़ाकरात करने से पहले स्टेक होल्डर के साथ बैठे कि भाई ये मसाइल हैं, आप हमसे उनका हल पूछे, खुद बताए कि ये करना चाहते हैं, ताकि एक ऐसी पॉलिसी हो जो कहते हैं सबकी मर्जी से बने। अब ये उठा के सेशन बढ़ा दिया, पेट्रोल बढ़ा दिया, ये कर दिया, और उसका कोई लिमिट भी नहीं है ना। आज इतना बढ़ा दिया, कल फिर बढ़ा देंगे, तो ये तो कोई रुक ही नहीं रही चीजें। और फिर गरीब आदमी, लेबर तबका सब परेशान है। और इसका फैक्ट्रियां अगर बंद होना शुरू हुई तो अनएम्प्लॉयमेंट और बढ़ेगी, लोग और बेरोजगार होंगे और मसाइल पैदा होंगे। अच्छा, इसमें इरफान इकबाल शेख साहब ये फरमाइएगा कि जाहिर है वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार साहब हैं, चेम्बर्स जो हैं बड़ी एक ताकत होते हैं। आपकी उनसे बात हुई कि आप, ठीक है, IMF में के प्रोग्राम में आप जब भी जाएंगे आपकी मईशत स्लो डाउन होगी, क्योंकि वो एक एंटी ग्रोथ मामला होता है, वो उन्होंने चीज़ों को आपसे मैनेज करवाना होता है। तो यहाँ पर आपकी कोई गुफ्तगू हुई कि आपने मईशत के पहिए को भी कैसे चलाते हुए रखना है, कम से कम साथ साथ वो भी तो कोई सिलसिला हो? अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा इसमें बताना चाहता हूँ कि एक्चुअली ये हुआ था कि जब डार साहब से बात हुई हमारी, तो हमने बात की थी कि जी FDI जो है ना, FDI तो अभी नहीं आ रही। आपको पता है कि पाकिस्तान में कोई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कोई करने नहीं आ रहा। उसकी वजह है दो, एक तो आपका डॉलर स्टेबल नहीं है,
पता नहीं कि किस पे कहाँ जाना है, और आज इन्वेस्टमेंट करेंगे कल को हमें क्या मिलना है, कि नुकसान ही उल्टा हो जाएगा। नंबर 2, आपकी जितनी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उन सब कंपनी ने 8 महीने से रिमिट नहीं कर सके अपना प्रॉफिट, तो वो भी एक आपको नेगेटिव आपकी सारी अपना जा रही है वहाँ पे। तो इन्वेस्टमेंट कौन लाएगा, सबसे बड़ा मसला ये। इस वक्त जो हमारा जितने भी फ्रेंड्स थे हमारे मुल्क में, अपना सऊदी अरब था, आपका कतर था, आपका यूएई था, आपका चाइना था, सब ने कह दिया कि जी आप IMF से सर्टिफाइड होंगे तो उसके बाद हम आपकी कुछ हेल्प कर सकें, उससे पहले नहीं कर सकते। तो इस वक्त जो ना मेरे हिसाब से सबसे जरूरी काम यही है कि हम IMF के साथ बैठ के जो भी चीजें हमें उसके साथ करना पड़ेगा, क्योंकि जो इस वक्त सिचुएशन है हमारी फॉरेन एक्सचेंज की, हमें IMF के साथ हर सूरत करना पड़ेगा और हम उसके बगैर हम उसमें चल नहीं सकते। तो मैं ये कहना चाहता था कि गवर्नमेंट की ये मजबूरी है इस वक्त के IMF के साथ करें और इस चीज को मसले को हल कराएं। बट डार साहब ने तो पीछे कहा था कि हम अपना नहीं इशू करेंगे, हम IMF के आंख में डाल के देखेंगे। अब देख ले क्या हालात हमारे हो गए और हम किस हालात में पहुंच गए। मैं समझता हूँ कि कोई भी काम करेंगे 170 बिलियन की जो इन्होंने लगाए, ये भी कम से कम जो एपेक्स बॉडी है उसके साथ बात करके मुशावरत करके आप लगाए जाए। ये तो पूछते नहीं किसी से, कोई डायरेक्शन का पता नहीं, कोई किसी किस्म का पता नहीं, और कोई चीज जो है ना उसकी क्लियर कट कोई डायरेक्शन नहीं। और यही चीज जो है ना सबसे बड़ा मसला है हमारे लिए कम्युनिटी के लिए, कि ये किसी को बताते भी कुछ नहीं, कुछ पता भी कुछ नहीं, और करना क्या है और ग्रॉस रूट क्या है और ग्राउंड प्रॉब्लम क्या है उनको नहीं पता, और ब्यूरोक्रेसी का मिलकर वो आपकी पॉलिसी बनाते जाएंगे। तो इस तरह से चीजें तो रिवर्स उनके आएंगे रिजल्ट, और अच्छे रिजल्ट नहीं आते। नाते मुझे ज़रा एक ब्रेक लेना पड़ रहा है। जन साहब आपका शुक्रिया, आप साथ रहे। नाज़रीन हमारी गुफ्तगू जारी है, वक्त हुआ है एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का, मिलते हैं इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक। अब नुमान वजीर खटक साहब ये फरमाइएगा कि असल चीज़ अब जो मरहला है वो तो ये है कि हमारे पास डॉलर्स नहीं है, रुपया। तो आप ये जो इकदाम आपने उठाए हैं इसके नतीजे में आप रुपया तो जनरेट कर लेंगे, असल चीज़ ये है कि आपको लाना है डॉलर्स को मुल्क के अंदर। दूसरा जो है वो IMF भी आपसे ये कह कर गया है कि आपका कोई रोड मैप नहीं है, आपके गर्दिशी कर्जे के हवाले से बिजली की इस्लाहात भी प्रॉपर नहीं है, और फिर जो आप प्राइमरी सरप्लस की बात करते थे उधर भी अल्लाह ही हाफिज है। तो आपको क्या लगता है कि क्या सिचुएशन आगे नमूदार होने वाली है? डॉलर्स का तो बिल्कुल इनके पास कोई रोड मैप ना डॉलर्स के आने का है और ना ही इनको जो सर्कुलर डेट है उसको ठीक करने का है। मेरे हिसाब से जो सर्कुलर डेट है उस पर मैं अपना कमेंट्री आपको कर दूं। मैं पेस्को के वाडा के बोर्ड पर भी रह चुका हूँ, सारा देखा है मैंने, पार्लियामेंट कमेटी में भी रह चुका हूँ। इसका जब तक आप ये बिजली की चोरी जो यहाँ हमारे APK में और बाकी सिंध में, बलूचिस्तान में भी, सक्कर में भी बहुत ज्यादा है, हैदराबाद में बहुत ज्यादा है, कराची कुछ इलाके में बहुत ज्यादा है, जब तक ये चोरी को ठीक नहीं करेंगे उस वक्त ये हल नहीं है। बाकी अगर ये लोग बोलते हैं ना कि मैंने सारी इनकी बातें एज एन इंजीनियर में आपको बात बताता हूँ कि कैपेसिटर लगाएं या एरियल बंडल्ड केबल लगाएं या स्मार्ट मीटर्स लगाएं, इससे नहीं हल होता। तो ओनली सोल्यूशन टू दिस चोरी का जो सर्कुलर डेट का है कि आप जब तक जो लॉस मेकिंग फीडर्स है उसको आउटसोर्स ना करें, किसी ठेकेदार को ना दे, जो बिलिंग एंड कलेक्शन वो करेगा जैसे पुराने जमाने में 15 साल पहले एक चुंगी का सिस्टम होता था, वो चुंगी सरकार कलेक्ट करती, कोई कलेक्ट नहीं होता था, जो ठेकेदार को दिया दबा कर चुंगी कलेक्ट होनी शुरू होगी, सरकार ने भी कमाया और ठेकेदार ने भी कमाया। तो ये तरीका है कि आप जो फीडर जितने लॉस मेकिंग उसको करें, नंबर 1। नंबर 2, डॉलर की जब बात करते हैं, हम एक्सपोर्ट की तो बात करते हैं, ठीक है, मैं इरफान साहब सही कह रहे हैं कि इसके अंदर जो इनपुट है, जो रीजनल एरिया में हमारी इनपुट्स हैं, जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है रीजन के अंदर, जो बिजली है गैस में, वो एक्सपोर्ट का कोई कारखाना हो उस पर वो रेट लगना चाहिए जो रीजन के एरिया में, उसको सब्सिडी देनी चाहिए। सब्सिडी हम देते हैं इसके ऊपर, ये फर्टिलाइजर पर सब्सिडी तो दे रहे हैं, बाकी चीजों पर हम बहुत सब्सिडी दे रहे हैं, जो 300 यूनिट से कम उस पर भी सब्सिडी दे रहे हैं, सारों को सब्सिडियां दे रहे हैं, क्रॉस सब्सिडी हो जाती है। एक्सपोर्टर को तो आपने देनी नहीं सब्सिडी के, डॉलर तो आए।
चौथा डॉलर आपको किधर से आ सकता है? रेमिटेंस। रेमिटेंस जो है ना, वो तो एक्सपोर्ट से भी ज्यादा रेमिटेंस आनी शुरू हो जाती है। 2.3 बिलियन भी हो गया पर 2.8 बिलियन, 30 बिलियन की रेमिटेंस आनी शुरू होगी साल की, 30, 31, 32 बिलियन की। तो वो अगर उसको हम ज्यादा देखें, उस पर ज्यादा नहीं कॉन्सेंट्रेट नुमान साहब, मेरा आपसे जरा, मैं तीनों से ही सवाल करूंगा। मेरा आपसे सवाल है, तरसीलात ज़र जो है वो बड़ा जरिया रही है पाकिस्तान को अफलोट रखने के लिए, लेकिन कभी हमने ये सोचा है कि ये जो 29 अरब डॉलर आ रहा है, 30 अरब डॉलर आ रहा है, पाकिस्तान को आपने रियल स्टेट बना दिया हुआ है, प्लॉटों में लग रहा है, रेस्टोरेंटों में लग रहा है, मार्केटों में लग रहा है, यानी गैर ज़रूरी चीज़ों के अंदर ये पैसा सर्फ हो रहा है। कोई इसको हुकूमत किसी की भी हो, चाहे वो इमरान खान की हो, चाहे किसी की, हम अयाशियाँ शुरू कर देते हैं बजाय इसके कि उसको चैनलाइज किया जाए मुल्क की ज़राअत से मुंसलिका सनतों के फ़रोग के हवाले से, या छोटी सनतें लगाने के हवाले से, या किसी और चीज़ के हवाले से। ये तो सोचा ही नहीं जाता, तो फिर आप कब तक तरसीलात ज़र पे भी बैठे रहेंगे? देखिए, आप ठीक कहते हैं कि हमारा जो रियल एस्टेट वगैरह के अंदर बहुत ज्यादा लोग पैसे लगा देते हैं और प्रोडक्टिव एरिया में नहीं लगाते, यानी वो एरिया जहाँ रोजगार भी प्रोवाइड हो और जो एक्सपोर्ट हो या इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन हो, उधर हम नहीं करते। उसके लिए अभी तक किसी हुकूमत ने कोई मेजर्स नहीं उठाया उसको ठीक करने के लिए। लेकिन एक जो बार बार लोग जो बात करते हैं एफडीआई में, दो चीजें जो सारे पाकिस्तान में लोग गलत कर रहे होते हैं, बाकी मेरी तरह और बहुत लोग हैं इसको ठीक कर इस तरह ही बोलते हैं जो मैं आपको बोलूंगा। एफडीआई, आपका जो आदमी फॉरेन डायरेक्टर 100 आजकल तो छोड़े, एफडीआई कोई सोचेगा भी नहीं। जैसे अभी इस बात की गई कि एफडीआई कौन करेगा, पाकिस्तान वाला नहीं इन्वेस्टमेंट कर रहा तो बुरा बाहर का आदमी क्या इन्वेस्टमेंट करेगा। एफडीआई $100 जो लोग लाए थे ना 4-5 साल पहले, 5 साल पहले $100 एफडीआई में आया था, वो इस 5 साल के अंदर $300 वापस ले गया। तो ये एफडीआई तो मेरा ख्याल में बड़ा सोच समझ के उस सेक्टर में होनी चाहिए जो आपका उसमें कोई है ही नहीं, या उसके अंदर हमें एक्सपोर्ट मिलेगा, उसमें एफडीआई की जाए। अदरवाइज आप लोकल सब्सिट्यूशन में एफडीआई नहीं करें, नंबर 1। नंबर 2 बात जो होती है डिस्काउंट रेट या शरह सूद जो है, शरह सूद जो ये गलती कर रहे थे हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट साहब जो बैठे हुए, इकोनॉमिस्ट नहीं चार्टर्ड अकाउंटेंट बैठे हुए, वो क्या करते हैं कि जी शरह सूद को ज्यादा करो। शरह सूद की वजह से इन्फ्लेशन कम होती है दुनिया में। क्यों कम होती है? क्योंकि उधर तो ज्यादातर लोग जो अपना खरीदारी जो कर रहे थे वो कर्ज पर करते हैं, बैंक से पैसे लेकर करते हैं। पाकिस्तान में लोग इतना नहीं करते। हर या चीजें खरीद जो चीजें खरीद रहे थे हाउस होल्ड की, वो क्रेडिट पर नहीं होता। तो अगर आप क्रेडिट के रेट ज्यादा कर दें, इंटरेस्ट रेट ज्यादा करें, तो उसकी वजह से इन्फ्लेशन डाउन नहीं होगी पाकिस्तान के अंदर। इसके नेगेटिव इफेक्ट क्या होता है कि ग्रोथ इफेक्ट हो जाती है। तो ग्रोथ को उल्टा ग्रोथ इफेक्ट होती है, कारखाने बंद होने शुरू कर दें। सो डिस्काउंट रेट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड नंबर 2 इज एफडीआई के बारे में। अच्छा, अब इरफान शेख साहब ये फरमाइएगा कि शरह सूद पर आप लोगों की कोई सागडार साहब से बात हुई कि जनाब, हम जैसे बात कर रहे थे नोमान साहब कि हमारी इकोनॉमी तो सप्लाई ड्रिवन है, हमने तो जाके क्रेडिट कार्ड से नहीं चीज़ें ख़रीदनी है, हमारा तो सारा कुछ कैश इकोनॉमी के ऊपर है। तो ये शरह सूद कौन सी मखलूक के लिए बढ़ा रहे हैं, कौन से जजीरे के लिए बढ़ा रहे हैं? कोई हालत पे रहम करें। पहली बात तो मैं आपको ये बताऊं कि शरह सूद 17% आपका काइबोर रेट है और आप उसके ऊपर 2.5% से 3% देता है आपका बैंक। ये बनता है 20%। 20% में कोई कारोबार इस वक्त फिजिबल नहीं है कि पहले आप 20% बैंक का देंगे, उसके बाद आप प्रॉफिट कमाना शुरू करेंगे और फिर उसके बाद रहेगा। पहली बात तो है कि दुनिया में और भी टूल्स इस्तेमाल होते हैं। आप मुझे बताएं, टर्की में 60% का इन्फ्लेशन रेट किया, लेकिन उन्होंने अपना वो तो नहीं बढ़ाया, तो 9% पे है। इसी तरह अमेरिका में पहली बार 9.1% इन्फ्लेशन रेट हुआ, बट उन्होंने अपने बिल्कुल थोड़े से नॉमिनल से बढ़ाए। और जैसे मलेशियन देखिए 2% था, 2 से 2.25 ले गया। अपना चाइना 2.8 पे चल रहा है, आपका इंडिया 6.3 पे चल रहा है परसेंट पे, और आपका बांग्लादेश 5.8 पे चल रहा है। हम 17% पे चल रहे हैं। हम कैसे कम्पीट करेंगे? मुझे बताए, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस तो आपकी बढ़ गई। तो फिर आप कहते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, इंडस्ट्रियलाइजेशन उस वक्त नहीं हो सकती जब तक आपके इंटरेस्ट रेट मुनासिब नहीं होंगे। और नंबर 2, इंडस्ट्री लगेगी तो आपकी एक्सपोर्ट बढ़ेगी, आपकी इंडस्ट्री लगेगी तो आपकी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन होगी, इंडस्ट्री लगेगी तो आपकी जॉब क्रिएशन होगी, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है। यहाँ पे उसके ऊपर काम ही नहीं किया गया और ये चीजें चल पड़ी। हम ये बात बार बार कहते रहे हैं अपना डार साहब से, हम रिक्वेस्ट करते रहे हैं कि मेहरबानी करके इन चीज़ों को आप फौरी तौर पे
इसको एड्रेस करें, अदरवाइज हम बंद गली में फंसेंगे। और आज वही और जो बंद गली में फंसे हुए हैं। और हम कहते रहे हम डॉलर 200 से देके आएंगे, 200 रुपये में डॉलर पे कैसे आ सकेगा, जब आपकी रेमिटेंस जो पैसे बाहर जाते थे आपको पता है कि वो भी 20% मैंने बताया डाउन हो गए। अब ये सारी चीजें जो है ना, ये सारी चीजें इकट्ठी हो गई हैं। अब ये सारी इकट्ठी हो गई है, तो अब मुझे बताएं चीजों को अब संभालना और मुश्किल हो गया। और अब IMF के जाए बगैर हमारा कोई सर्वाइवल नहीं है, मैं आपको बिल्कुल बता दूं। IMF जाना पड़ेगा, बट वही बात कि अगर आप कहेंगे कि हम पैसे भी मांग रहे हैं और करने भी करेंगे, तो फिर आपको IMF की हिदायत भी माननी पड़ेगी, जो सर मुझे लग रहा है कि बहुत सख्त है और वो चीजें आपको तंग करेंगी, लेकिन मजबूरी है इस वक्त। नुमान साहब कि क्या ये बोझ उठाया जा सकता है और इसके नतीजे में ये तवक्को की जाए कि जाहिर है पाकिस्तान में इस वक्त जो तबकाती फ़र्क है वो बहुत ज़्यादा हो गया है, तो कैसे सर्वाइवल होगा? को उठाया जा सकता है नहीं या नहीं जा सकता है, दैट्स नॉट एन ऑप्शन। ये अब हमें उठाना पड़ेगा, अब उठाना पड़ेगा, लेकिन इसको देखना ये है कि ये गरीबों पर ये बोझ ना पड़े। ये जो ज्यादा कमाने वाले मालदार लोग हैं या मिडिल लेवल है उन पर बोझ पड़े तो कुछ हद तक वो सह जाएंगे। इसको देखते हुए हमें टारगेटेड सब्सिडी देना है। ये चीजें जितनी भी है ना, अभी इरफान साहब ने बात की कि स्टेक होल्डर के साथ डिस्कस करना चाहिए था। ये मिनी बजट जो अनाउंस किया ये ना किसी स्टेक होल्डर से डिस्कस नहीं किया, शायद वो स्टेक होल्डर चेंबर्स हो गए, बाकी जो सेक्टोरियल सोसाइटीज है या ट्रेड एसोसिएशन है उनसे डिस्कस कर फिर आपको डिसीजन लेना चाहिए था। टू टॉप इट अप आपने क्या किया, तो खुद बैठकर बना दिया IMF के साथ। फिर आप एक सूडो पार्लियामेंट, इसलिए मैं कहता हूँ गलत लफ्ज में इस्तेमाल करता हूँ, इसलिए कि पार्लियामेंट में लाया, बिल इंट्रोड्यूस किया, बिल इंट्रोड्यूस करने के बाद नेशनल असेंबली में ये रेफर हो जाता है कमेटी को, कमेटी उस पर एक हफ्ता 10 दिन डिस्कशन करके फिर वो वापस आती है और साथ ही साथ ये सेनेट को भी जाता है, सेनेट की भी फाइनेंस कमेटी इस पर डिस्कशन होती है, उसकी रिकमेंडेशन भी आती है। ये सारा कुछ जो है कम से कम 15 से 20 दिन से ज्यादा का काम है, इस कम से इतना काम है। आपने वो अपना इसहाक डार ने IMF के साथ बैठकर एक बिल बनाया, ऑर्डिनेंस बिल ये ले आए, जिसके ऊपर ना स्टेक होल्डर ना पार्लियामेंट। ये जमहूरियत तो नहीं है, ये कैसी जमहूरियत है जिसके अंदर आपने, ये तो सूडो जमहूरियत है जिसके अंदर आपने बाईपास की ऑपोजिशन बाहर बैठी हुई है, जो आपके अपने आदमी बैठे हुए हैं, उन्होंने भी डिस्कशन नहीं की, उनसे भी इनपुट नहीं ली, ना आपने स्टेक होल्डर से लिया ना पार्लियामेंट्री से ले लिया, बुलडोज कर दिया। लेकिन ऑल सेड एंड डन, ठीक, जितना मेरे पास नुमान साहब जरा वक्त कम रह गया है। बाबर साहब ये फरमाइएगा कि अब आप क्या समझते हैं कि क्या इसके असरात आप लोगों की इंडस्ट्री पर होने जा रहे हैं? भाई सीधी सीधी बात है, जब महंगाई बढ़ेगी तो आप कम्पिटिटिव नहीं रहेंगे इंटरनेशनल मार्केट में, तो एक्सपोर्ट कम हो जाएगी, इंडस्ट्री बंद होना शुरू हो जाएंगी, बेरोजगारी बढ़ेगी। ये सारे असरात तो इंडस्ट्री पे आ सकते हैं अगर इसको सही से एडजस्ट नहीं किया गया। अगर गैस बिजली की कीमत बढ़ जाए तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, लोकल मार्केट में सेल्स बढ़ेगा, उससे भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी। तो कॉस्ट असल तो इंटरनेशनल मार्केट में तो आपको कॉम्पिटिटिव होना होता है। आप अगर कॉम्पिटिटिव हैं तो आप जो कहते हैं स्टे कर सकते हैं, वरना आप आउट हो जाएंगे मार्केट से। मेरे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। बहुत शुक्रिया नुमान वज़ीर खटक साहब, बहुत शुक्रिया इरफान इकबाल शेख साहब, बहुत शुक्रिया मोहम्मद बाबर ख़ान साहब। नाज़रीन, आपने हमारे पैनल के शुरका की गुफ्तगू सुनी। यकीनन इस वक्त सूरत हाल इंतहाई तकलीफ़ दे भी है और मुश्किल भी है। पाकिस्तान के पास ज़ाहिर है ऑप्शन भी IMF के बग़ैर कोई नहीं है, लेकिन हमें ये बैठ कर ज़रूर सोचना है कि हम कब तक महज कर्ज़ों की मईशत चलाते रहेंगे। आपके पास तरसीलात ज़र की सूरत में एक बहुत बड़ा ज़रिया है कि आप पाकिस्तान के अंदर ऐसी छोटी सनदों को भी फ़रोग़ दें जिसके नतीजे में रोज़गार भी पैदा हो और आप कुछ बाहर भेज सकें। ज़राअत के शोबे को मजबूत करके यकीनन बेहतरी की तरफ बढ़ा जा सकता है। पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है और हमारी मईशत जो है वो एग्रो बेस्ड होनी चाहिए, लेकिन मुश्किल ये है कि पॉलिसी साज तो भी सोचें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।